चलिए भाई, आज हम पढ़ेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन। एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन के लिए सबसे पहले ओर जो होता है वो हमें पता है हेमाटाइट होता है। आयरन का जो एक्सट्रैक्शन होता है वो किससे होता है बताओ? हेमाटाइट। आयरन का एक्सट्रैक्शन हेमाटाइट से, ठीक है। पहला स्टेप अगर याद हो तो हमने पढ़ा था क्रशिंग। दूसरा स्टेप होता था कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन देखो, पहला तो ऑक्साइड हो रही है, यस। ऑक्साइड और होते तो ग्रेविटी सेपरेशन मेथड किया जाता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? ग्रेविटी सेपरेशन मेथड फॉलोड बाय मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। मैग्नेटिक सेपरेशन क्यों? क्योंकि इसमें आयरन है। आयरन के अंदर जो है वो इम्प्योरिटी जो होगी वो हट जाएगी अगर कोई इम्प्योरिटी ऐसी है जो नॉन मैग्नेटिक है। तो पहले तो करते हैं आपका ग्रेविटी सेपरेशन मेथड क्योंकि ऑक्साइड है, फिर करते हैं मैग्नेटिक क्योंकि ये आयरन है। तो ग्रेविटी सेपरेशन मेथड फॉर रिमूवल ऑफ सिलीसियस इम्प्योरिटीज। सिलीसियस इम्प्योरिटीज होती है सिलिका जैसी इम्प्योरिटी, यानी कि मिट्टी, सैंड, ऐसी इम्प्योरिटीज जो नॉन मैग्नेटिक होगी, उनका यहाँ पर सीधा ग्रेविटी सेपरेशन मेथड से रिमूवल हो जाता है क्योंकि वो डेंसिटी का डिफरेंस रखती है। दूसरा आता है मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड इसी के बाद, क्योंकि यहाँ आयरन है। तीसरा जो स्टेप आएगा वो इंपॉर्टेंट है और वो आपको मैंने पहले भी बताया था, रोस्टिंग। आयरन होता है, इसका रोस्टिंग किया जाता है। और क्यों किया जाता है ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, क्योंकि आयरन जो होता है हेमेटाइट, उसमें जो इम्प्योरिटीज होती है वो ये होती है, जब आप कैल्सिनेशन करोगे तो हीटिंग में ये FeO प्लस CO2 जाएगा, और हीटिंग करोगे तो ये Fe2O3 आएगा और पानी उड़ जाएगा। हीटिंग तो वही चल रही, कैल्सिनेशन है। हीटिंग करोगे तो ये FeO और Fe2O3 आएगा। अब यहाँ पर एक खास बात है कि जो Fe2O3 है इस FeCO3 को हीट किया तो क्या बना? ये FeO। Fe2O3 डॉट 3H2O को हीट किया तो क्या बना? Fe2O3। Fe3O4 को हीट किया तो क्या बना? FeO प्लस Fe2O3। ये जो FeO होता है, ये FeO ही इस SiO2 से रिएक्ट कर लेता है और रिएक्ट करके बना लेता है FeSiO3। यहां पर ये FeO इस SiO2 से रिएक्ट करके अगर FeSiO3 बना लेता है तो ये होता है स्लैग। ये क्या होता है? स्लैग। इस स्लैग को हटा सकते हैं अपन, इम्प्योरिटी यही है। स्लैग हट गया तो यहां पर स्लैग हट गया तो मेरा आयरन का भी तो लॉस हो गया, और यही आयरन का लॉस बचाने के लिए हम इसमें क्या करते हैं? ऑक्सीजन भेज देते हैं। ऑक्सीजन भेजने से क्या होता है? ये FeO इस से रिएक्ट करके Fe2O3 बना लेता है, और ये Fe2O3 फिर रिएक्ट नहीं करता है SiO2 से। ये बात मैंने आपको रोस्टिंग पढ़ाई थी तब एक्सप्लेन कर दी थी। तो यहाँ रोस्टिंग क्यों की जाती है? लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्साइड को हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए। दोबारा पूछेगा वो, यहाँ रोस्टिंग क्यों की जाती है? लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले ऑक्साइड को हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक। रोस्टिंग में भैया पूरा एक्सप्लेन किया था, जिसको यहाँ डाउट है दोबारा से रोस्टिंग वाला लेक्चर देख लेना एक बार। अब रोस्टिंग के बाद आता है कार्बन रिडक्शन। कार्बन रिडक्शन जो होता है इसको स्मेल्टिंग भी कहते हैं। कार्बन रिडक्शन जो होता है उसे क्या कहा जाता है? स्मेल्टिंग। कार्बन रिडक्शन जो होता है उसे क्या कहा जाता है? स्मेल्टिंग।
पहला सवाल, कार्बन रिडक्शन कहाँ किया जाएगा? तो आंसर है कि कार्बन रिडक्शन किया जाएगा ब्लास्ट फर्नेस में। तो पहला सवाल, इस फर्नेस का नाम क्या है? ब्लास्ट फर्नेस। ब्लास्ट फर्नेस में क्या किया जाता है? तो आंसर है रिडक्शन किया जाता है। ब्लास्ट फर्नेस में क्या किया जाता है? आंसर आएगा रिडक्शन किया जाता है। ब्लास्ट फर्नेस में क्या किया जाता है? रिडक्शन। तो यहाँ रिडक्शन होगा। ये स्टील के बने होते हैं, बहुत लंबे, कम से कम ये आपके 25 मीटर लंबे होते हैं और 14 मीटर चौड़े होते हैं। ठीक। दूसरा सवाल, कार्बन रिडक्शन जब करते हैं तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? तो आंसर आएगा कि रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन भी होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी होता है। लेकिन टेम्परेचर अगर अलग अलग कर दिए जाएं तो इन दोनों में से कोई एक प्रिंसिपल रिड्यूसिंग एजेंट होने लगता है। प्रिंसिपल का मतलब ज्यादा, प्रिंसिपल का मतलब ज्यादा, प्रिंसिपल का मतलब ज्यादा। मतलब समझना इसका, ये हम एलिंघम डायग्राम एक आएगा उसके अंदर पढ़ेंगे। क्या आएगा जल्दी बताओ? एलिंघम डायग्राम हम उसके अंदर पढ़ेंगे। क्या आएगा जल्दी बताओ? एलिंघम डायग्राम। क्लियर? अभी कुछ मत समझो, सिंपल एक लाइन जब मैं बोल रहा हूं कि आयरन का रिडक्शन करते हैं तो रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों होते हैं, लेकिन प्रिंसिपल रिड्यूसिंग एजेंट होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। अभी आपको ये याद रखना है, अभी इसको समझना नहीं है, ये समझाऊंगा मैं बाद में। ठीक है, सिर्फ एक लाइन बता देता हूं कि जब एलिंगम पढ़ेंगे तो ये प्रूव करेंगे कि 710 डिग्री से कम टेम्परेचर अगर हो तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रिंसिपल रिड्यूसिंग एजेंट होता है। 710 से अगर ज्यादा हो तो कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट होता है। 710 का मतलब डॉट 710 थर्मामीटर से नहीं है, 700 से 800 की रेंज अगर हो तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रिंसिपल रिड्यूसिंग एजेंट है, और उससे ज्यादा अगर हो तो फिर कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है, दो बात लिख ली। पहला पॉइंट आपने क्या लिखा? कार्बन रिडक्शन ब्लास्ट फर्नेस में होता है। दूसरा, ब्लास्ट फर्नेस बहुत लंबे होते हैं, 25 मीटर लंबे और 14 मीटर चौड़े होते हैं। तीसरा, प्रिंसिपल रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर देखो 1070 के आसपास है, तो डिग्री सेंटीग्रेड में आप देख लो कितना आएगा, 700 से 800 के आसपास आ जाएगा, तो कार्बन मोनोऑक्साइड होगा प्रिंसिपल रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ब्लास्ट फर्नेस में 4 जोन बने होते हैं। एक होता है कंबशन जोन, फ्यूजन जोन, स्लैग जोन और आपका रिडक्शन जोन। क्लियर? तो रिडक्शन जोन, स्लैग जोन, फ्यूजन जोन और कंबशन जोन। क्लियर? अब यहां पर हम बात करते हैं सबसे पहले कि कैसे रिएक्शन होती है। जब रिएक्शन होगी तो इस रिएक्शन में मेटेलिक और है, Fe2O3 है और ये कोक पाउडर है, इसको डालते हैं अपन मिक्सचर को, तो मिक्सचर को कहा जाता है चार्ज। तो कभी कभी ऐसा सवाल आया कि चार्ज इंट्रोड्यूस्ड इन ब्लास्ट फर्नेस, क्या बोला? चार्ज इंट्रोड्यूस्ड इन ब्लास्ट फर्नेस। तो चार्ज इंट्रोड्यूस इन ब्लास्ट फर्नेस में जब हम डालेंगे तो चार्ज मतलब होगा हमेशा मेटेलिक और Fe2O3 प्लस कोक पाउडर। आपको डाउट आ जाएगा सर चार्ज क्या होता है? चार्ज मतलब चार्ज, वो चार्ज नहीं है, चार्ज का मतलब वो चार्ज नहीं है। ठीक है, अब इधर देखो, पहला कंबशन जोन जो होगा उसमें क्या क्या होगा देखो। कंबशन जोन के अंदर आप हॉट ब्लास्ट एयर पास करोगे यहाँ पे, तो कार्बन से रिएक्ट करके ये बनाएगा पहले CO और ये CO2 फिर कार्बन से रिएक्ट करके बनाएगी CO। दो चीजें यहाँ पर हो रही है, इनकम्प्लीट कंबशन है। ठीक है, तो CO यहाँ से ऊपर जाएगी, उड़ेगी, उड़ करके ऊपर जा रही।
कंबशन हो रहा है तो इसलिए सबसे ज्यादा टेम्परेचर यहीं होगा, और हॉट ब्लास्ट एयर भी यहीं पास कर रहे हो आप, तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर यहीं आएगा। देखो आप, इसीलिए 2170 है, और जैसे जैसे ऊपर जा रहे हो आप टेम्परेचर कम होता जा रहा है। ठीक है, दूसरा जो जोन आएगा जहां रिएक्शन होगी वो है रिडक्शन जोन। अब रिडक्शन जोन में ये जो है Fe2O3 को ये CO रिड्यूस करेगा, ये CO इस Fe2O3 को रिड्यूस करेगा, और रिड्यूस करके बनाएगा यहाँ पर ये Fe प्लस CO2। इस रिडक्शन की स्टेप वाइज रिएक्शंस होंगी। ठीक है, देखो कैसे। स्टेप वाइज की बात करें तो Fe2O3 है, ये CO है, ये Fe2O3 इसको रिड्यूस करेगा और Fe3O4 में आएगा, ये Fe3O4 CO को फिर रिड्यूस करेगा, FeO में आएगा, ये FeO फिर रिड्यूस होगा और Fe में आएगा। आपको यहाँ पर एक डाउट आ रहा होगा, ये जो Fe3O4 लिखा हुआ है, ये Fe3O4 तो ऑक्सीडाइज हो गया ये, तो आंसर ये ऑक्सीडाइज नहीं हुआ है। दोबारा बोलो, ये ऑक्सीडाइज नहीं हुआ है। दोबारा बोलो, ये ऑक्सीडाइज नहीं, ये रिड्यूस ही हुआ है, क्योंकि Fe3O4 जो है वो FeO और Fe2O3 से मिलकर बना है। ये Fe3O4 किससे बना हुआ है? FeO प्लस Fe2O3 से। ध्यान से देखो, यहाँ पर Fe2O3 में ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, और यहाँ आप देखोगे FeO में तो क्या दिख रहा है आपको? +2, और ये +3। तो इसका मतलब इस Fe3O4 में कुछ अमाउंट जो है Fe2O3 का वो FeO में आ गया, फिर यहाँ से जो Fe2O3 बचा हुआ है वो FeO में आ गया, और फिर ये FeO Fe में रिड्यूस हो गया। ठीक है, अब जो सवाल है इंपॉर्टेंट वो क्या है, ध्यान से सुनना। वो सवाल ये है कि ये Fe3O4 इसका मतलब एक मिक्स्ड ऑक्साइड है, और आपसे अगर पूछा जाएगा कि Fe3O4 में जो आयरन है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, तो Fe3O4 का आयरन जो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा +2 +3। वो जो आप बोलोगे वो तो आएगा 8/3, वो तो एवरेज है, पर असली में ये नहीं पूछेगा, वो पूछेगा आयरन के ऑक्सीडेशन स्टेट क्या क्या है। तो आप बोलोगे +2 और +3 है। क्या बोलोगे जल्दी बताओ? +2 है एंड +3 है। ठीक, इसके बाद जो अगला आएगा वो ध्यान से सुनना। कंबशन जोन के बाद ये जो आयरन बचा, इस आयरन का नाम होता है स्पॉन्जी आयरन। तो आयरन इज ऑब्टेन फ्रॉम द रिडक्शन जोन, आयरन इज ऑब्टेन फ्रॉम रिडक्शन जोन। रिडक्शन जोन से मिलने वाला आयरन जो होगा वो आयरन क्या होगा? रिडक्शन जोन से मिलने वाला जो आयरन है वो आयरन जो होगा वो क्या होगा? स्पॉन्जी आयरन। ठीक है, अब वो नीचे की तरफ आ रहा है वापस। स्लैग जोन जब आएगा तो इसमें हमने CaCO3 भी ऐड किया था, वो CaCO3 इस जोन में आते आते हीट करेंगे तो टूटेगा, ये उड़ जाएगा। और आपको पता है अभी रोस्टिंग में SiO2 बचा हुआ था जिससे FeO ने रिएक्ट किया था। अब FeO तो रिएक्ट कर नहीं रहा क्योंकि FeO को हम Fe2O3 में ले गए थे। ये जो SiO2 बचा होता है वो SiO2 से रिएक्ट करता है, रिएक्ट करके स्लैग बना लेता है। ये जो स्लैग बना CaCO3 का, इसको हटा लेते हैं, इसलिए इस जोन का नाम है स्लैग। अब देखो, ये आयरन था, इस रिडक्शन जोन में बना, ये स्लैग है इस जोन में बना, ये दोनों नीचे आ रहे हैं इस जोन में। फ्यूजन जोन में जब आते हैं तो यहाँ का टेम्परेचर हाई है। इस जोन में क्या होता है कि MnO कार्बन से रिड्यूस होकर के Mn + CO में जाता है, SiO2 रिड्यूस होकर के, मोस्ट ऑफ द SiO2 तो यही हट जाता है स्लैग में से। कुछ अमाउंट जो बचा होता है वो जब इस जोन में रहता है आयरन, तो उसमें से SiO2 रिड्यूस होकर के Si में आता है। CO2 जो है कार्बन से रिड्यूस होकर के CO में आता है, SO2 कार्बन से रिड्यूस होकर के सल्फर में आता है, और P2O5 कार्बन से रिड्यूस होकर के P4 में आता है। ये सब उड़ जाते हैं,
और ये एलिमेंट बच जाते हैं। कौन कौन से एलिमेंट बचे फ्यूजन जोन में? मैग्नीज, सिलिकॉन, सल्फर, फास्फोरस। ये सारे मैग्नीज, सिलिकॉन, सल्फर, फास्फोरस जब आप ये आयरन को बाहर निकाल रहे होते हो तो इसमें मिक्स हो जाते हैं। अगर ये मिक्स हो गया आयरन में तो आयरन इम्प्योर हो जाता है वापस। आयरन इम्प्योर हो जाता है, इसीलिए इस आयरन का नाम होता है पिग आयरन। यहाँ जो लिखा हुआ है वो क्या है? पिग आयरन। ठीक। और ये जो स्लैग होता है ये हल्का होता है, इसलिए स्लैग हमेशा ऊपर रहेगा आयरन से। स्लैग हमेशा क्या होता है? हल्का, इसलिए कहाँ रहेगा? ये ऊपर रहेगा यहाँ। ठीक। तो लेयर हमेशा ऊपर रहेगा स्लैग, और ये लेयर जो रहेगा आयरन का वो नीचे रहेगा हमेशा। ठीक। तो इस तरह से रिएक्शंस होती हैं। अब आपको ऐसा नहीं लग रहा कि रिएक्शन जो है वो ऊपर से नीचे आते हुए हो रही है? तो आपसे एक सवाल पूछेगा, ऐसा कौन सा फर्नेस है जिसमें डाउनवर्ड्स होती है रिएक्शंस? जल्दी बोलो, क्या पूछेगा वो? ऐसा कौन सा फर्नेस है जिसमें रिएक्शंस डाउनवर्ड्स होती हैं? तो जिसमें रिएक्शन डाउनवर्ड्स होती हैं वो कौन सा है? ब्लास्ट फर्नेस। ब्लास्ट फर्नेस में नीचे आने पर होती है। ठीक है। अब आपके डाउट्स को देखना थोड़ा सा, क्योंकि ये पढ़ा तो दिया मैंने लेकिन आपको डाउट आएगा। पहला डाउट ये आएगा कि समझ में ही नहीं आया, रिलैक्स होकर समझेंगे वापस। ये ब्लास्ट फर्नेस होता है। आप इसको कैसे देख रहे हैं? ये एकदम खाली डब्बा है, ये जोन है, ऐसे लिख दिए सर ने? नहीं, इसको एक मल्टी स्टोरी समझो आप। मल्टी समझते हो? होटल समझते हो? उस होटल में लिफ्ट होती है, एक अलग फ्लोर पे जाने के लिए अलग लिफ्ट, अलग फ्लोर पे जाने के लिए अलग लिफ्ट, ब्लॉक में जाने के लिए अलग लिफ्ट। अब कुछ फील आ रही है शायद जो मैं समझा पा रहा हूँ? तो ऐसा नहीं है कि ये पूरा डब्बा खाली है, क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यहाँ ऊपर से आपने डाला और सब नीचे चला गया। पहला डाउट तो ये हटा देना दिमाग से। दूसरा, ये कप कोन अरेंजमेंट कहते हैं इसको। कप कोन अरेंजमेंट में अगर मैं इसको ऊपर खींच लूँ तो ये तिकोना हिस्सा ऊपर चला जाएगा और ये बंद हो जाएगा। मैं इसको अगर छोड़ दूँ तो ये नीचे आ जाएगा और ये सारा का सारा इसमें गिर जाएगा। ठीक है। तो जब चार्ज को नीचे डालना होता है तो इसको हल्का सा नीचे करते हैं जिससे नीचे आता है, और फिर ऊपर कर लेते हैं वापस जब चार्ज नहीं डालना होता। अब ये जो हर जोन है, ये हर जोन एक एक फ्लोर है। मतलब इस फ्लोर पे ये रिएक्शंस होंगी, इस फ्लोर पे ये रिएक्शन होगी, इस फ्लोर पे ये रिएक्शन होगी। सारे फ्लोरों पर रिएक्शन होने के बाद जब लिफ्ट फाइनली ग्राउंड फ्लोर पर जाती है ना, तो ऐसे ये ग्राउंड फ्लोर आएगा जहां पर आपका ये सारा का सारा स्लैग और आयरन एक साथ है। तो जब वो ग्राउंड फ्लोर पर सब आएंगे एक साथ, इम्प्योरिटी मिक्स हो जाएगी इसमें आयरन में। क्लियर हो गया? अब दूसरा डाउट, तो एक बहुत बड़ा डाउट तो क्लियर किया मैंने कि यार ब्लास्ट फर्नेस जो होता है एक्चुअली में वो कैसा होता है। क्योंकि आपके डाउट ये आएंगे कि ऊपर से डालोगे नीचे गिर जाएगा, यहाँ से आप कंबशन जोन में रिएक्शन कैसे करा रहे हो, सीओ कैसे उड़ रही है, नीचे कैसे आ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो थोड़ी फील लेना कि अलग अलग चैम्बर बने होते हैं, वहां रिएक्शनें हो रही होती हैं। ठीक है। कंबशन जोन समझ में आ गया कि हॉट ब्लास्ट एयर पास करेंगे, वहां से सीओ इस जोन में आएगा, वहां पर सी पड़ा रहेगा, उससे रिएक्शन होगी, सीओ बनेगा, उसको उड़ा के दूसरे चैम्बर में ले गए, वहां रिएक्शन हुई रिडक्शन जोन की, रिडक्शन जोन से आयरन बना। ये जो आयरन बना अब इसको ऊपर ले गए थे, फाइनली रिएक्शन यहाँ हुई थी क्योंकि यही टेम्परेचर सुटेबल था। फिर यहाँ से नीचे आया, नीचे जब आया तो इसके साथ कौन था? ये। जब ये था तो ये टूट करके सीओ बना इस टेम्परेचर पे। पहले क्यों नहीं टूटा? क्योंकि टूटता इसी टेम्परेचर पे। तो ये सीओ बना, उसने आयरन में जो SiO2 थी उससे रिएक्ट करके स्लैग बना लिया। फिर जब नीचे आए इस जोन में तो यहाँ पर ये सारी इम्प्योरिटियाँ थी। क्यों थी? क्योंकि जब आपने रोस्टिंग किया था तो उसमें ऑक्सीजन भेजा था। तो आयरन जब भी होगा उसमें मैग्नीज हमेशा रहता है। क्या बोला जल्दी बताओ? आयरन जब भी होगा उसमें मैग्नीज हमेशा होगा। आयरन जब भी होगा उसमें मैग्नीज हमेशा होगा। रोस्टिंग में वो मैग्नीज MnO में आ गया था। सिलिकॉन हमेशा रहेगा क्योंकि मोस्ट, देखो अबिडेंट एलिमेंट अगर पूछा जाए नेचर में तो सबसे ज्यादा मोस्ट अबिडेंट ऑक्सीजन होता है, फिर सिलिकॉन होता है, फिर आपका एल्यूमिनियम होता है और फिर आपका जो है वो आयरन होता है। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए तो आप बता देंगे मोस्ट अबिडेंट एलिमेंट कौन सा होगा? पहला ऑक्सीजन, दूसरा सिलिकॉन, तीसरा एल्यूमिनियम और चौथा आयरन। तो सबसे ज्यादा मोस्ट अबिडेंट एलिमेंट ऑक्सीजन है, फिर सिलिकॉन है, फिर एल्यूमिनियम है, फिर ये। तो अगर आपसे पूछे मोस्ट एविडेंट एलिमेंट की जगह मोस्ट एविडेंट मेटल कौन सा है, तो मेटल एल्यूमिनियम है, क्योंकि ये दोनों नॉन मेटल्स हैं। मेटल अगर पूछे तो कौन है? एल्यूमिनियम। और नॉन मेटल पूछे तो कौन है? ऑक्सीजन। और एलिमेंट पूछे तो कौन है? ऑक्सीजन। मेटल का नाम आएगा तब एल्यूमिनियम आएगा। तो इसलिए सिलिकॉन तो हमेशा ही मिलता है। ठीक है। सल्फर आपका रोस्टिंग के अंदर था, सल्फर की चट्टाने होती हैं, फास्फोरस की चट्टाने होती है, इसलिए फॉस्फेट सल्फर जनरली मिलता है, क्योंकि आयरन भी बहुत ज्यादा एविडेंट है। इसलिए ये एलिमेंट हमेशा ही रहते हैं। रोस्टिंग में अपने अपने ऑक्साइड बन चुके थे। यहाँ जो टेम्परेचर आया, ये टेम्परेचर इनके रिडक्शन का टेम्परेचर है, और ये टेम्परेचर 700 से 800 से ज्यादा है, इसलिए यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन होगा, वो रिड्यूस करके इन्हें एलिमेंट्स में ले आता है। ठीक है।
एलिमेंट्स में आने के बाद ये जो एलिमेंट है ये मिक्स हो जाते हैं इसके अंदर, इसलिए ये पिग आयरन कहलाता है। ठीक है, तो आयरन इज ऑब्टेन फ्रॉम ब्लास्ट फर्नेस इज कॉल्ड पिग आयरन। ब्लास्ट फर्नेस से निकलने वाला आयरन क्या कहलाएगा? पिग आयरन। ब्लास्ट फर्नेस से निकलने वाला आयरन क्या कहलाएगा? पिग आयरन। ब्लास्ट फर्नेस से निकलने वाला आयरन क्या कहलाएगा? पिग आयरन। क्लियर? अब अगला सवाल, फंक्शन ऑफ लेयर ऑफ स्लैग। ये जो लेयर है स्लैग की, ये क्या काम करती है? तो जब आप दोबारा से हॉट ब्लास्ट एयर पास करते हो तो ये लेयर इसके ऊपर, इसलिए इसे रीऑक्सीडेशन से रोकती है। वापस आप भेजते हो तो क्या होता है? रीऑक्सीडेशन से रोकती है आयरन के। यानी जब ऑक्सीजन दोबारा भेजोगे तो ये ऊपर रहेगी, आयरन नीचे रहेगा, तो ये एयर इस आयरन को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगी। यानी कि फंक्शन अगर पूछे लेयर ऑफ स्लैग तो आप बोल दो कि रीऑक्सीडेशन को रोकती है। ये आपका कार्बन रिडक्शन हो गया। इस कार्बन रिडक्शन के बाद अब आता है आपका पिग आयरन। ठीक है, पिग आयरन जो होता है, इस पिग आयरन के अंदर इम्प्यूरिटी कंटेंट जो होता है वो होता है 4% कार्बन एंड स्मॉलर अमाउंट ऑफ अदर इम्प्यूरिटीज। और अदर इम्प्यूरिटीज वही थी स्मॉलर वाली। ये कार्बन की इम्प्यूरिटी 4% क्योंकि कोक पाउडर डाल रहे थे। अब ऊपर से कोक पाउडर जाएगा तो अंदर जाके कार्बन तो मिलेगा ही ना आयरन में। एक सवाल आपसे पूछा जाता है कि कोक पाउडर ही रिडक्शन में क्यों लेते हैं? तो आंसर आप दोगे क्योंकि सरफेस एरिया ज्यादा होता है। अगर सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो रिडक्शन आसान होता है, इसलिए हमेशा पाउडर फॉर्म में लेते हैं हम रिड्यूसिंग एजेंट को। तो पिग आयरन हो गया, 4% कार्बन है एंड स्मॉलर अमाउंट ऑफ अदर इम्प्योरिटीज, ये वाली। ठीक, अब अगला एक आयरन और होता है कास्ट आयरन। तो आंसर क्या देंगे आप? पिग आयरन एंड कास्ट आयरन दोनों अलग अलग है। कास्ट आयरन इज डिफरेंट फ्रॉम पिग आयरन। क्या बोलेंगे दोबारा बताओ? कास्ट आयरन इज डिफरेंट फ्रॉम पिग आयरन। कास्ट आयरन डिफरेंट होता है पिग आयरन से। और पिग आयरन जो होता है वो क्या होता है? कास्ट कर सकते हैं हम डिफरेंट फॉर्म। कास्ट करना एक प्रोसेस है और कास्ट आयरन एक अलग है, इसीलिए स्टेटमेंट पूछा गया है कि पिग आयरन इज डिफरेंट फ्रॉम कास्ट आयरन। कास्ट आयरन एक्सट्रीमली हार्ड एंड ब्रिटल होता है, जबकि पिग आयरन जो होता है उसको कास्ट किया जा सकता है डिफरेंट फॉर्म्स। कास्ट करना मतलब सांचों में ढालना। जैसे पीओपी वाली आती है ना, मूर्तियां बनाते हैं, वो क्या करते हैं? पीओपी होता है उसको उठा करके डाल देते हैं लिक्विड को, किसमें? सांचे में, सुखा लेते हैं और फिर वो शेप में आ जाता है। सुखाने के बाद क्या होता है? वो उस शेप में आ जाता है। तो यहाँ क्या बोल रहा हूं मैं? पिग आयरन इज डिफरेंट फ्रॉम कास्ट आयरन। अब कास्ट आयरन बनाया कैसे जाता है वो सुनना। सबसे पहले पिग आयरन को रीमेल्ट कर लेते हैं, वापस से मेल्ट कर लिया अच्छे से। मेल्ट करने के बाद उसमें ऐड करते हैं हम कोक पाउडर प्लस स्क्रैप आयरन। स्क्रैप आयरन कहते हैं लोहे के चूरे को, पाउडर्ड फॉर्म ऑफ आयरन। स्क्रैप आयरन किसे कहते हैं बताओ? लोहे के चूरे को, पाउडर्ड फॉर्म ऑफ स्क्रैप आयरन। तो कोक पाउडर लेते हैं, उस कोक पाउडर के अंदर हम स्क्रैप आयरन डाल देते हैं पिग आयरन में और हॉट ब्लास्ट एयर पास करते हैं। जब O2 पास करते हैं अंदर तो उससे क्या होती है? CO2 बन के उड़ जाती है। वो O2 जब पास करते हैं तो क्या होता है? वो CO2 बन के उड़ जाती है। तो जिससे क्या होता है? लास्ट में कास्ट आयरन में 3% कार्बन इम्प्योरिटी रहती है। एंड अदर स्मॉलर अमाउंट में मैग्नीज, सिलिकॉन, फास्फोरस और सल्फर रहती है। ठीक है, तो नेट इम्प्योरिटी अगर आयरन में पूछी जाए तो वो कौन सी रहेगी? ये। तो आयरन में मेन इम्प्योरिटी कौन सी होती है? ये। इसका की पॉइंट याद रखना, मनसी सुंदर फिजिकल केमिस्ट्री। प्रियंका चोपड़ा नहीं बे कि मनसी सुंदर प्रियंका चोपड़ा नहीं। अपना की पॉइंट मत बनाना मानसी सुंदर है प्रियंका चोपड़ा सी, नहीं।
क्या बोलोगे? मनसी सुंदर फिजिकल केमिस्ट्री। क्या बोलोगे जल्दी बताओ? मनसी सुंदर फिजिकल केमिस्ट्री। तो कास्ट आयरन बन गया। कास्ट आयरन में 3% होता है। रीजन, आपने क्या करा, जब हॉट ब्लास्ट एयर पास करेंगे तो वो ऑक्सीजन CO2 कार्बन से रिएक्ट करके CO2 बन के उड़ाती जाएगी, तो कंटेंट कम हो जाएगा। स्क्रैप आयरन क्यों डालते हैं? रिएक्शन इजी हो जाती है उससे। ठीक है, लोहे का चूरा स्क्रैप आयरन। अब जो कास्ट आयरन होता है वो भी 2 टाइप का होता है। हैविंग इम्प्योरिटी ऑफ ग्रेफाइट, और दूसरा जो होगा वो क्या होगा? हैविंग इम्प्योरिटी ऑफ सीमेंटाइट। हैविंग इम्प्योरिटी ऑफ सीमेंटाइट। सीमेंटाइट होता है Fe3C। तो कास्ट आयरन भी 2 टाइप का होगा। कास्ट आयरन होगा पहला ग्रे कास्ट आयरन, दूसरा होगा व्हाइट कास्ट आयरन। ग्रे कास्ट आयरन इंप्योरिटी रखेगा किसकी? ग्रेफाइट। व्हाइट कास्ट आयरन इंप्योरिटी रखेगा किसकी? सीमेंटाइट। की पॉइंट लगाना, ग्रे से ग्रे मिलाओ आंसर पाओ। ग्रे ग्रेफाइट, व्हाइट सीमेंटाइट। दोबारा बोलो, व्हाइट सीमेंटाइट। दोबारा बोलो, व्हाइट सीमेंटाइट। दोबारा बोलो, व्हाइट सीमेंट। तो आइट से आइट मिलाओ आंसर पाओ, लेकिन इस आइट से आइट वाले की पॉइंट के लिए पहले आपको ग्रे से ग्रे मिलाना पड़ेगा। तो ग्रे से ग्रे मिलाओ, ग्रेफाइट। क्लियर? आयरन की बात कर लेते हैं। आयरन 2 टाइप का होता है कि 3 टाइप का? बताओ। कास्ट आयरन, इसमें इंप्योरिटी पाई जाती है आपकी 2 से लेकर के 5%। स्टील आयरन में पाई जाती है 0.5 से लेकर 2%, और इसमें रॉड आयरन में पाई जाती है लेस देन 0.5%। तो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म अगर पूछी जाए तो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन जो होगी वो क्या होगी? रॉड आयरन। जल्दी बोलो, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन जो होगा वो क्या होगा? रॉड आयरन। ठीक है, मेलेबल आयरन भी कहा जाता है, कमर्शियल आयरन भी कहा जाता है। ठीक है, तो मेलेबल आयरन होगा, प्योरेस्ट फॉर्म होगा रॉड आयरन। ठीक है, सॉफ्ट भी होता है ये। कास्ट आयरन एक्सट्रीमली हार्ड एंड ब्रिटल होता है। क्या होता है? एक्सट्रीमली हार्ड एंड ब्रिटल। और ये स्टील जो होती है ना, स्टील आयरन होती है एक्चुअली। हम जो स्टील समझते हैं वो तो स्टेनलेस स्टील होती है, दैट इज कॉल्ड अलॉय। तो हमारा जो स्टील जो हम दिमाग में ले रहे हैं वो अलग है, और ये स्टील क्या है? एक्चुअली में आयरन होता है। तभी तो हम बोलते थे मैन ऑफ स्टील, मजबूत होता था, ताकतवर। आयरन, रियल स्टील, हॉलीवुड मूवीज के नाम सुने? क्योंकि स्टील एक्चुअली में आयरन होता है। जो आपके दिमाग में स्टील है वो क्या होती है? स्टेनलेस स्टील। ठीक, तो आपके पास 3 तरह के आयरन होते हैं, आपको पता चल गया। एक कास्ट आयरन होता है, एक स्टील होता है, एक रॉड होता है। कास्ट आयरन आपका एक्सट्रीमली हार्ड और ब्रिटल, ये आपका क्या होता है? सॉफ्ट। इसलिए सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला कौन सा होता है? स्टील आयरन। अब हमने अभी तक रिडक्शन पढ़ा था आयरन का। अब रिडक्शन के बाद अगला आएगा प्यूरिफिकेशन। प्यूरिफिकेशन किया जाता है पुडलिंग प्रोसेस से। किससे किया जाता है? पुडलिंग प्रोसेस। किससे किया जाता है? पुडलिंग प्रोसेस। अब देखो, प्यूरिफिकेशन की बात हो रही थी,
तो पुडलिंग प्रोसेस की बात करते हैं तो पुडलिंग प्रोसेस में क्या होता है, पहला पुडलिंग प्रोसेस यूज करता है पुडलिंग फर्नेस। पुडलिंग फर्नेस कैसा होता है, रिवर्बरेटरी फर्नेस जैसा। पुडलिंग फर्नेस कैसा होता है बताओ, रिवर्बरेटरी फर्नेस जैसा। उसकी जो अंदर की लाइनिंग होती है वो Fe2O3 की होती है, ठीक। और इसके अंदर जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसने लिया वो क्या लिया, Fe2O3। अब आपको बताना है कि जब आप आयरन को इम्प्योर है उसको प्योर कर रहे हैं तो उसके अंदर इम्प्योरिटी कौन सी थी। इम्प्योरिटीज ऑफ आयरन बताया था मैंने, मनसी सुंदर फिजिकल केमिस्ट्री। तो मनसी सुंदर फिजिकल केमिस्ट्री यही था पीसी। अब आपने यहाँ पर क्या लिया, दोबारा सुनना, पुडलिंग ने पुडलिंग फर्नेस यूज किया। पुडलिंग फर्नेस मतलब रिवर्बरेटरी फर्नेस जैसा, तो इसलिए ऑप्शन में दोनों हो तो टिक कर सकते हैं दोनों, ठीक है। दूसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या लिया उसने, Fe2O3। तीसरा फर्नेस के अंदर एक लाइन लेना जरूरी होता है, आपको याद है मैंने कहा था रिवर्बरेटरी फर्नेस हो चाहे कोई भी फर्नेस हो उसमें रिफ्रैक्टिव मटेरियल्स लगाते हैं। तो रिफ्रैक्टिव मटेरियल मतलब इनर लाइनिंग, तो वो ली किसकी, Fe2O3 की ही ली। अब ये Mn Fe2O3 से ऑक्सीडाइज होकर के बनाएगा MnO और Fe। SiO2 Fe2O3 से रिएक्ट करके बनाएगा यहाँ पर SiO प्लस Fe। Fe2O3 से रिएक्ट करेगा ये बनाएगा SO2 प्लस Fe। Fe2O3 से रिएक्ट कराएगा बनाएगा CO2 प्लस Fe। और यहाँ पर आपका फास्फोरस से रिएक्ट कराएगा बनाएगा P2O5, ये CO बनेगा, सॉरी ये उड़ जाएगा, ये उड़ जाएगा। ये जो MnO था और SiO2 था ये रिएक्ट करके बनाएगा MnSiO3 स्लैग। ये फास्फोरस P2O5 से रिएक्ट ये बनाएगा Fe। और ये जो P2O5 है ये लेयर से रिएक्ट करेगा स्लैग, ये बनाएगा स्लैग। P2O5 रिएक्ट करा Fe2O3 से और ये बनाया स्लैग। अब आपको एक डाउट आएगा, देखो कुछ नहीं किया उसने, बहुत सिंपल था, ये सारी इम्प्योरिटीज थी, इनको अगर हटा लोगे तो आपके प्यूरिफाई हो जाएगा वो आयरन। भाई इनको अगर हटा लोगे तो हमारा आयरन प्यूरिफाइड हो जाएगा, हाँ है ना। तो इनको अगर हटा लेंगे तो आयरन प्यूरिफाइड हो जाएगा, तो उसने इनको हटाने के लिए एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को चुना Fe2O3 को, उसने MnO बनाया, ये दोनों रिएक्ट करके स्लैग बन के हट गए, ये उड़ गया। यहां पर एक डाउट आएगा, CO बन रहा है, जब हम O2 लेते हैं तब बनता है CO2 और जब हम Fe2O3 लेते हैं तो बनता है CO। O2 होती है तो ज्यादा होती है, वो तो ज्यादा होती है तो कार्बन को ज्यादा ऑक्सीडाइज कर पाती है, इसलिए CO2 बनता है। P4 से Fe2O3 की रिएक्शन कराई तो क्या बना, P2O5। ये P2O5 नहीं उड़ता, वही पड़ा रहता है, तो अंदर की जो लाइन होती है Fe2O3 की वो इस लाइन से रिएक्ट कर जाता है और रिएक्ट करके आपका बनाता है FePO4 स्लैग। इस तरह से आयरन प्योर हो जाता है। अब आपके मन में एक डाउट आएगा कि सर ये तो आयरन का लॉस हो रहा है, स्लैग बन रहा है, तो नहीं हो रहा, क्योंकि ये जो FePO4 में Fe है वो इस Fe2O3 का है। ध्यान से सुनो, ये जो आपका FePO4 है ये इस Fe4 में Fe कौन सा है, Fe2O3 का, ये हमारा वाला Fe नहीं है, इसलिए लॉस नहीं हो रहा, ठीक है। अब देखो जब भी हम प्यूरिफाई करते हैं ना तो प्यूरिफाई करने पर हमेशा रॉट आयरन बनता है, कोई भी प्रोसेस से बनाओ। तो ये जो है रॉट आयरन बन गया, ठीक है। अगर आप कास्ट आयरन की बात करो तो मैंने पिग आयरन से कास्ट आयरन भी बनाया था, कैसे बनता है, कैसे बनता है बताओ। उसमें कोक पाउडर डाल दिया था, फिर उसमें स्क्रैप आयरन डाल दिया था, फिर हॉट ब्लास्ट एयर पास कर दिया था, हॉट ब्लास्ट एयर पास करते वो CO2 उड़ गई थी, ऐसे ही किया था। अब आता था स्टील, उस जमाने में स्टील कैसे बनाई जाती थी, तो वो है स्टील, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील आयरन। तो हेडिंग क्या है लिखो, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील आयरन। तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील आयरन 3 तरह से की जाती है। पहला बेसेमराइजेशन, दूसरा ओपन हर्थ प्रोसेस, तीसरा
एलडी प्रोसेस। बेसेवराइजेशन थॉमस प्रोसेस कहलाता है। ओपन हर्थ प्रोसेस साइमन मार्टिन। एलडी प्रोसेस होता है बेसिक ऑक्सीजन प्रोसेस, और एलडी का पूरा नाम है लिंडोनाविट्स। ठीक है, इन 3 तरह से हम स्टील बनाते हैं, 3 मेथड है स्टील बनाने के। ठीक है, पहला बताओ कौन सा है? बेसेवराइजेशन। ये बेसेवराइजेशन वही है जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। कहाँ पढ़ा था बताओ? हमने कहा था ऑक्सीडेशन मेथड 3 तरह का होता है, एक बेसेवराइजेशन, एक क्यूपुलेशन और एक पॉलिंग। और फिर हमने कहा था कि देखो बेसेवराइजेशन क्यूपुलेशन होता है, पॉलिंग होता है, और बेसेवराइजेशन ऑक्सीडेशन मेथड है जो हम इम्प्योर कॉपर को प्यूरिफाई करने के लिए, और इम्प्योर कॉपर के बाद इम्प्योर आयरन को प्यूरिफाई करने के लिए कहते हैं। और मैंने वहां बताया था कि कास्ट आयरन को स्टील आयरन में कन्वर्ट करने के लिए बेसेवराइजेशन का यूज करते हैं। तो वही आपका बेसेवराइजेशन आ रहा है। समझ में आया? अरे भाई समझ में आ रहा है सानिध्य? अरे भैया फूल तो नहीं रहा तू पापा? समझ में आ रहा है? चलो अब पहला पढ़ेंगे अपन बेसेवराइजेशन। बेसेवराइजेशन बेसेवराइजेशन में क्या होता था? कास्ट आयरन डाल देते थे। आपको सबको पता है कास्ट आयरन की इम्प्योरिटी कौन सी थी? मनसी सुंदर फिजिकल केमिस्ट्री। कास्ट आयरन से आपको स्टील बनाना था तो बेसेवराइजेशन में हॉट ब्लास्ट एयर लेते थे। ठीक है, अब एयर अंदर जाती है, आपको सबको पता है कि एयर जब अंदर जाएगी तो मैंगनीज की इम्प्योरिटी उससे रिएक्ट करेगी और ऑक्सीडाइज करके MnO, SiO को ऑक्सीडाइज करके SiO2, ये MnO और SiO2 रिएक्ट करेंगे और क्या बना देंगे? MnSiO3। ठीक है, ये स्लैग बन के हट जाएगा। फिर बचा कौन? सल्फर। O2 से रिएक्ट करा SO2, कार्बन O2 से रिएक्ट किया CO2। अब बचा कौन? P4 O2 से रिएक्ट किया P2O5। अब ये P2O5 उड़ता तो है नहीं, ये सब उड़ गए। अभी मैंने बोला था अगर O2 से कराएंगे तो CO2 बनेगा और Fe2O3 से कराएंगे तो CO बनेगा, ये उड़ेगा नहीं। अब ये आपका एक क्या है? एसिडिक ऑक्साइड लेयर आपने ले रखी किसकी? बेसिक। तो ये CaO से रिएक्ट कर जाएगा, और जब इससे रिएक्ट करेगा तो Ca3PO4 होल ट्वाइस बन जाएगा। ये आपका Ca3PO4 होल ट्वाइस बना, तो ये Ca3PO4 होल ट्वाइस जो है इसका नाम है थॉमस स्लैग। क्या बना ये? थॉमस स्लैग। इस थॉमस स्लैग का यूज किया जाता है फर्टिलाइजर में। आपसे पूछा जाएगा थॉमस स्लैग का यूज कहाँ किया जाता है, तो आप क्या बोलोगे कि थॉमस स्लैग का जो यूज है वो फर्टिलाइजर में किया जाता है।
थॉमस स्लैग का जो यूज है वो किसमें किया जाता है? फर्टिलाइजर में। किसमें किया जाता है? फर्टिलाइजर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो ये Mn है प्लस O2 है, MnO बना, Si प्लस O2 SiO2 बना, MnO प्लस SiO2 MnSiO3, सल्फर प्लस O2 उड़ गया और ये सब हट गया, इससे प्योर हो गया हमारा आयरन। इसमें एक छोटी सी कहानी है, वो कहानी है कि ये बेसेमराइजेशन प्रोसेस देने वाला साइंटिस्ट का नाम था बेसेमर, फर्नेस बनाने वाला भी बेसेमर, तो सारी काम बेसेमर ही कर रहा था। तो बेसेमर जब था तो बेसेमर ने यहाँ जो लाइनिंग ली थी वो SiO2 की लाइनिंग थी। बेसेमर ने जो लाइनिंग ली थी वो SiO2 की थी, और जब SiO2 की लाइनिंग थी तो आप सोचो SiO2 तो एसिडिक होता है, जब P2O5 बना होगा, P2O5 बोलो या P4O10 बोलो, एक ही बात है। तो जब P2O5 बना होगा तो वो SiO2 से रिएक्ट नहीं करेगा क्योंकि दोनों एसिडिक हैं। तो जब पहली बार बेसेमर ने आयरन निकाला था, प्योर किया था स्टील बनाने के लिए, तो वो स्टील में जो इम्प्योरिटी फास्फोरस की थी वो ज़्यादा थी, और अगर इम्प्योरिटी फास्फोरस की ज़्यादा थी तो वो हार्ड और ब्रिटल हो रहा था। यानी कि हार्ड और ब्रिटल अगर हो रहा था तो उसका यूज़ कम हो पा रहा था, हार्ड और ब्रिटल हो रहा था तो उसका यूज़ कम हो पा रहा था, बहुत कम यूज़ हो रहा था, आयरन कम यूज़ हो रहा है। सोचो फायदा कहाँ हुआ? फिर आया थॉमस ने स्टडी करी और उसने क्या पाया कि यार ये जो तुम्हारी लेयर है, ये लेयर अगर तुम बेसिक लो तो ये बेसिक इससे P2O5 से रिएक्ट करके इसको हटा देगा। अगर आप बेसिक लोगे तो ये इससे रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करके हटा देगा, स्लैग बन जाएगा। तो जो P2O5 है उसके थ्रू जो फास्फोरस की इम्प्योरिटी वो हट जाएगी, और अगर फास्फोरस की इम्प्योरिटी हट गई, फास्फोरस की इम्प्योरिटी अगर हट गई तो मतलब क्या निकला? हमारा जो आयरन है वो प्योर हो जाएगा, ब्रिटलनेस डिसअपियर हो जाएगी, तो यूज ज्यादा से ज्यादा होगा। तो थॉमस ने यहाँ पर लेयर CO की ली थी, जब उसने लेयर ली तो ये स्लैग नया बना, इसलिए इसका नाम पड़ा थॉमस स्लैग। ठीक है, तो इसलिए हमने ब्रैकेट में जब बेसेमराइजेशन लिखा था तो ब्रैकेट में क्या लिखा था? थॉमस प्रोसेस। क्या लिखा था? थॉमस प्रोसेस। ठीक है, लेकिन यहाँ एक छोटी सी प्रॉब्लम थी उस जमाने में, क्या कि इसमें 10 से 15% आयरन अभी भी ऑक्सीडाइज हो रहा था। क्यों? क्योंकि आप हॉट ब्लास्ट एयर सीधा आयरन में भेज रहे हो, यार आयरन में भेजोगे तो भाई आयरन भी ऑक्सीडाइज होगा, उसकी भी ऑक्सीजन एफिनिटी है, तो 10 से 15% आयरन ऑल्सो ऑक्सीडाइज, तो लॉस हो रहा है हमारा। दूसरा, एयर ले रहे हो आप, एयर ले रहे हो इसका मतलब क्या निकलता है? नाइट्रोजन भी होगी, वो नाइट्रोजन भी डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रही है, आयरन नाइट्राइड बनने में खर्च हो रहा था हमारा आयरन, तो लॉस हो रहा था आयरन का। समझ गए? लेकिन लॉस मतलब प्रॉफिट कम हो रहा था। भाई पहले तो था थॉमस, उसमें तो हमारा जो आयरन था वो ब्रिटल था, तो यूज ही नहीं हो रहा था। अब क्या हुआ? 100 में से 85 तो यूज हो रहा है ना, 15% का लॉस हो रहा है, मतलब 15% का फायदा कम हो रहा है, इसको ऐसे समझना। तो अगर 15% का भी और फायदा हो जाए तो फायदा तो हम लेंगे। तब फिर दूसरा मेथड आया। दूसरा मेथड कौन सा आया? ओपन हर्थ प्रोसेस।
ये ओपन हर्थ बनाया उन्होंने। ओपन हर्थ का मतलब होता है खुला हर्थ, हर्थ मतलब चूल्हा, ओपन हर्थ मतलब चारों तरफ से खुला हुआ। ये उन्होंने इसमें कास्ट आयरन लिया। अब साइमन मार्टिन ने दिमाग लगाया कि यार प्रॉब्लम क्या हो रही थी, आप एयर ले रहे थे, एयर ले रहे थे तो क्या हो रहा था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एयर थी यानी O2 थी तो ज़्यादा ऑक्सीडाइज ही करेगी क्योंकि आयरन की ऑक्सीजन एफिनिटी ज़्यादा होती है। एयर ले रहे थे तो नाइट्रोजन थी डायरेक्ट रिएक्ट कर रही थी, डायरेक्ट रिएक्ट कर रही थी तो क्या प्रॉब्लम आ रही थी, नाइट्राइड बन रहा था। तो उन्होंने एयर का लफड़ा ही हटा दिया, उन्होंने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन ले लिया, Fe2O3। तो दिमाग की बत्ती जलाओ, जैसे Fe2O3 लोगे रेट ऑफ ऑक्सीडेशन तो घट जाएगा खटाक से। फिर स्क्रैप आयरन डाल दिया। स्क्रैप आयरन हमेशा इसलिए डालते हैं कि रिएक्शन ईजियर हो, ठीक है। अंदर प्रोड्यूसर गैस भेज दी। प्रोड्यूसर गैस वो होती है जो इनर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट करेगी। अब आप सोचोगे सर आप N2 भी तो भेज रहे हो अंदर, नहीं। अगर CO प्लस N2 का मिक्सचर होता है तो मिक्सचर रिएक्ट नहीं करता, प्रॉपर्टी चेंज हो गई मिक्सचर की। अब अगर नाइट्रोजन डायरेक्ट होती तो रिएक्ट करती, मिक्सचर के साथ भेज रहे हो आप तो नहीं कर रही है, ठीक है। वो रेट ऑफ ऑक्सीडेशन कम कर रही है, मतलब अगर अंदर आप बहुत सारी प्रोड्यूसर गैस भेजोगे तो ऑक्सीजन कम रहेगी, अंदर कम रहेगी तो रेट ऑफ ऑक्सीडेशन कम होगा। अब ओपन अर्थ में रिएक्शन कैसे होगी, सेम वही पुडलिंग वाली, Mn प्लस Fe2O3 तो क्या बनेगा यहाँ MnO प्लस Fe, SiO2 है Fe2O3 रिएक्ट करेगा क्या बनेगा Si प्लस Fe, सल्फर SiO2 था क्या बनेगा, एक मिनट, तो इनके इम्प्योरिटीज जो है वो ऐसा ही ऑक्सीडाइज करेगा तो क्या बनेगा SiO2। ये MnO और SiO2 रिएक्ट करेंगे दोनों, अगर तो MnO और SiO2 रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा MnSiO3 स्लैग। सल्फर का अगर कराओगे तो अभी बताया था SO2 प्लस Fe। कार्बन रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा CO प्लस Fe। P4 अगर रिएक्ट करेगा, अब यहां पर देखो एक खास बात थी, हमारे पास इम्प्योरिटी ये होती है, इन इम्प्योरिटीज का परसेंटेज अलग अलग अर्थ क्रस्ट में अलग अलग पाया जा सकता है, इसको आपको समझना पड़ेगा। मान लीजिए हमारे पास ABCD 4 अर्थ क्रस्ट हैं, चारों में हमारा आयरन मिल रहा है, तो ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि चारों में इम्प्योरिटी का परसेंटेज इक्वल होगा। हो सकता है कि जब A वाली जमीन पर आप आयरन निकालो वहां इम्प्योरिटी कंटेंट मैग्नीज का ज्यादा हो, और B वाली जमीन पर आप निकालो वहां इम्प्योरिटी का कंटेंट फास्फोरस का ज्यादा हो। तो वहां पर ये कहा जा रहा है कि आपको जब लेयर लेनी हो तो इम्प्योरिटी पर डिपेंडेंट लेयर लेनी पड़ेगी। अगर मान लीजिए मैग्नीज जहां ज्यादा मिल रहा है वहां पर आपको लेयर SiO2 की लेनी पड़ेगी, क्योंकि मैग्नीज से रिएक्शन में MnO बनेगा, वो MnO फिर इस SiO2 से रिएक्ट करके स्लैग बन के हटेगा। और अगर इम्प्योरिटी कंटेंट फास्फोरस का ज्यादा है तो फिर आपको क्या लेना पड़ेगा CaCO3.MgCO3, ताकि CaCO3 टूटे, CaO से रिएक्ट हो और फिर स्लैग बन के बाहर निकले, ठीक है। और हम हमेशा वही पढ़ रहे हैं जिसमें फास्फोरस की इम्प्योरिटी ज्यादा है, तो ये फास्फोरस की इम्प्योरिटी ज्यादा है तो इसलिए डोलोमाइट की लेयर लेंगे हम, तो ये लेयर ले लिया अपने CaO, जिससे क्या बनेगा वही थॉमस स्लैग जैसा स्लैग, ये CaCO3.PO4 क्लियर। तो ये ओपन अर्थ में होने वाली रिएक्शंस होती है, और इसीलिए मैंने यहाँ और करके लिखा है लेयर इम्प्योरिटी पर डिपेंड करेगी, दोबारा बोलना लेयर इम्प्योरिटी पर डिपेंड करती है, क्लियर। ओपन अर्थ अब ये चारों तरफ से खुला हुआ है तो ऑक्सीजन अवेलेबल है अभी भी, इसलिए यहां पर भी अभी 5% आयरन ऑल्सो ऑक्सीडाइज, 5% आयरन ऑल्सो ऑक्सीडाइज, अभी भी 5% आयरन इसमें ऑक्सीडाइज होगा। तो अब दूसरा प्रोसेस आएगा, कौन सा प्रोसेस आएगा बताओ, एलडी प्रोसेस। एलडी प्रोसेस का क्या काम, अच्छा
छोटे छोटे डाउट आएंगे, सर ये खिड़की क्या बनाई थी आपने? यार खिड़की नहीं है, वो चैम्बर है जहाँ से आप प्रोड्यूसर गैस भेजोगे, जगह है वो। ये खिड़की यहाँ कौन सी थी? जिस वजह से वो गैसें बाहर निकलेंगी जो रिएक्शन के बाद बन रही है। ठीक है, एलडी प्रोसेस दिमाग लगाया। ओपन हर्थ प्रोसेस खुला हुआ था, ओपन हर्थ प्रोसेस खुला हुआ है। अगर ये खुला हुआ है तो एयर होगी, ऑक्सीजन होगी, तो क्या होगी? रेट ऑफ ऑक्सीडेशन तो आएगी। इन्होंने क्या करा, खुले हुए फर्नेस को यानी भट्टियों को हटा करके सीधा इलेक्ट्रिकल फर्नेस यूज किया। अब देखो इलेक्ट्रिकल फर्नेस यूज किया और उसमें जो हीटिंग इफेक्ट था वो इलेक्ट्रिसिटी से प्रोड्यूस किया। उसमें जो हीटिंग इफेक्ट था वो इलेक्ट्रिसिटी से प्रोड्यूस किया मेरे दोस्त। तो रेट ऑफ ऑक्सीडेशन धड़ाम से नीचे गिर जाएगा। आया ना, बहुत कम। दूसरी बात, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसने लिया Fe2O3, क्योंकि Fe2O3 डायरेक्ट ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए रेट ऑफ ऑक्सीडेशन और घट जाएगा। अंदर का जो एटमॉस्फेयर है वो इनर्ट ना हो, इनर्ट नहीं होना चाहिए पूरी तरह से, क्योंकि पूरी तरह इनर्ट हो जाएगा तो रिएक्शन ही नहीं होगी। क्योंकि एक तो इसने क्या बंद लिया, पूरा चैम्बर ही बंद है ना, इलेक्ट्रिकल फर्नेस है तो उसमें ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए एटमॉस्फेयर में ताकि रिएक्शंस हो सके। तो इन्होंने प्योर ऑक्सीजन ली, क्योंकि अगर एयर लेते तो नाइट्राइड बनने की टेंडेंसी आ जाती। क्या लिया इन्होंने? प्योर O2, इसीलिए नाम है उसका बेसिक ऑक्सीजन प्रोसेस। बेसिक मतलब फंडामेंटल ऑक्सीजन प्रोसेस है ये, एयर वाला प्रोसेस नहीं है। दोबारा सुनेंगे। पहला ओपन हर्थ था तो ऑक्सीजन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी। ऑक्सीजन किससे आएगी? एयर से। क्यों आएगी? क्योंकि खुला हुआ है। तो इन्होंने फर्नेस बंद कर दिया। बंद फर्नेस कौन सा लिया? इलेक्ट्रिकल फर्नेस। हीटिंग जब भी होती है उसमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, बिना ऑक्सीजन की हीटिंग होगी नहीं। तो ओपन हर्थ प्रोसेस में हीटिंग ऑक्सीजन की हेल्प से हो रही, तो ऑक्सीजन तो चाहिए कि वहाँ ऑक्सीजन तो आएगी, रिएक्ट होगी और ऑक्सीडाइज हो जाएगा एयर। तो इन्होंने ऑक्सीजन का अवेलेबिलिटी हटा के सीधा हीटिंग किससे कर लिया? इलेक्ट्रिकल फर्नेस यानी इलेक्ट्रिसिटी से। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए रिएक्शन के लिए, तो Fe2O3 ले लिया। रिएक्शन हो जाए इसलिए ऑक्सीजन भेजी थोड़ी सी, और ऑक्सीजन कौन सी भेजी? प्योर, एयर नहीं भेजी ताकि नाइट्रोजन रिएक्ट करके नाइट्राइड ना बनाए। ठीक, तो रिएक्शंस जो होती हैं वो सिमिलर थी ओपन हर्थ जैसी। अब यहाँ रेट ऑफ ऑक्सीडेशन घट जाएगा, यहाँ 0.5% होगा, 0.5% ऑक्सीडाइज होगा। तो अब सबसे कम रेट ऑफ ऑक्सीडेशन एलडी प्रोसेस से आ रहा है, इसलिए नाउअडेज स्टील इज मैन्युफैक्चर्ड बाय, बोलो, नाउअडेज स्टील इज मैन्युफैक्चर्ड बाय एलडी प्रोसेस। तो अगर सवाल आता है कि आजकल स्टील किससे बनाई जाएगी, तो आप क्या बोलोगे कि आजकल स्टील एलडी प्रोसेस से बनाई जाएगी। नाउअडेज स्टील इज मैन्युफैक्चर्ड बाय, बोलो, एलडी प्रोसेस। Nowadays steel is manufactured by LD process। अब जो स्टील मिलती है उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। दो तरह से स्टील के ट्रीटमेंट होते हैं। तो हेडिंग क्या आएगा? स्टेटमेंट क्या आएगा इसका? ट्रीटमेंट ऑफ स्टील। तो एक ट्रीटमेंट तो होता है हीटिंग और एक ट्रीटमेंट होता है सरफेस। ये जो होता है वो होता है आपका एनीलिंग, और ये जो होता है आपका दूसरा होता है इसके अंदर क्वंचिंग, तीसरा होता है टेम्परिंग। यहां जो होता है आपका वो होता है केस हार्डनिंग, और दूसरा होता है नाइट्राइडिंग। अब देखो हीटिंग इफेक्ट बहुत आसान है। एनीलिंग में क्या करते हैं कि ये होता है एक प्रोसेस ऑफ हीटिंग ऑफ स्टील अप टू ब्राइट रेडनेस, लाल दिखने तक इसको हीट करना है। प्रोसेस ऑफ हीटिंग ऑफ स्टील अप टू ब्राइट रेडनेस, प्रोसेस ऑफ हीटिंग ऑफ स्टील अप टू ब्राइट रेडनेस, देन कूलिंग इट स्लोली, बहुत धीरे धीरे इसको आपको कूल करना है। ठीक है, अगर ऐसा करते हैं आप तो जो स्टील होती है वो हमारी सॉफ्ट होने लगती है और इलास्टिक होने लगती है। सॉफ्ट और इलास्टिक मतलब रिलेटिवली, ऐसा नहीं चिंगम की तरह होगी खा गया साला सॉफ्ट और इलास्टिक, वैसे नहीं, रिलेटिवली। यानी कि अब स्टील को शेप देना आसान है, आप स्टील को एक शेप दे सकते हो, आप स्टील को एक शेप दे सकते हो। दूसरा होता है क्वंचिंग। क्वंचिंग में क्या करते हैं? प्रोसेस ऑफ हीटिंग ऑफ स्टील अप टू ब्राइट रेडनेस, देन कूलिंग इट सडनली,
सडनली कूल करते हैं बाय कोल्ड वाटर या ऑयल, या तो ऑयल डाल दो या कूल वाटर डाल दो, कोल्ड वाटर डाल दो अचानक से, तो स्टील जो होती है वो क्या हो जाती है, हार्ड एंड ब्रिटल। अगर ब्रिटलनेस ज्यादा हो जाती है तो उस कंडीशन में उसका क्या किया जाता है, टेम्परिंग। टेम्परिंग में क्या करते हैं, प्रोसेस ऑफ हीटिंग ऑफ स्टील, कौन सी स्टील, क्वंच स्टील। क्वंच स्टील मतलब क्वंचिंग के बाद वाली स्टील। प्रोसेस ऑफ हीटिंग ऑफ क्वंच स्टील बिलो रेडनेस, अब की बार रेडनेस कैसी चाहिए, बिलो, कम, और फिर इसे स्लोली स्लोली कूल किया जाता है। स्लोली स्लोली कूल करते हैं तब ब्रिटलनेस डिसअपियर हो जाती है, हार्डनेस रिमेन्स सेम। क्या बोला जल्दी बताओ, हार्डनेस रिमेन्स सेम, हार्डनेस सेम रहती है। क्या बोला जल्दी बताओ, हार्डनेस रिमेन्स सेम। क्लियर सबको, हाँ या ना। तो जो हार्डनेस है वो रिमेन्स सेम, इसलिए आपका टेम्परिंग की जाती है। अब यहाँ केस हार्डनिंग में, केस हार्डनिंग में क्या होता है, जैसे स्टील की पूरी भरी हुई है ये स्टील, और उसकी एक अपर लेयर है, ये ऊपर वाली, ये जो ऊपर की एक लेयर है, उस लेयर को क्या करते हैं हम, प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग हार्ड कोटिंग ऑफ आयरन कार्बाइड, प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग हार्ड कोटिंग ऑफ आयरन कार्बाइड, ये आयरन कार्बाइड की ऊपर आप सिर्फ एक लेयर को हार्ड कर रहे हो, ठीक है। प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग हार्ड कोटिंग ऑफ आयरन कार्बाइड ओवर द मोल्टन स्टील बाय ट्रीटिंग इट विद चारकोल। केस हार्डनिंग अगर है तो आयरन कार्बाइड की होगी, सी से सी मिलाओ, और कौन लेंगे, चारकोल। अगर एन है तो प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग हार्ड कोटिंग ऑफ आयरन नाइट्राइड, एन से एन मिलाओ, बाय ट्रीटिंग इट विद अमोनिया। किससे ट्रीट करके, अमोनिया से। 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 क्लियर सबको, ये आपको लर्न करना है, इसमें कुछ नहीं है, डेफिनेशंस याद करनी है, ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है, फिर से बोल रहा हूं। तो अभी आप क्या करेंगे, वीडियो को पीछे लाओ, 2 मिनट होल्ड करो, एक एक डेफिनेशन मैंने जो बोली है वो लर्न करो। बिना लर्न किए वीडियो आगे जिसने लिया उसका सिलेक्शन नहीं होगा आईटी में। क्या बोला मैंने, बिना लर्न किए अगर वीडियो किसी ने पॉज किया तो उसका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो पॉज करो और आराम से इसको लर्न करो, ठीक, और फिर वीडियो बंद करना, ठीक है। मिलते हैं, आयरन से बहुत सारे सवाल आते हैं इसलिए अच्छे से लर्न करना है इसको, ठीक। बाकी नेक्स्ट में पढ़ेंगे।